ध्यान देना। और इसको मिटा भी नहीं रहे हैं ना, सब कुछ ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये जानिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये पहले आपके सिलेबस में होता था पूरा डेविसन जर्मर का प्रयोग ही। फिर बाद में क्या किया गया, डेविसन और जर्मर के प्रयोग का केवल निष्कर्ष बचा कि उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता था पहले एग्जाम में, तो कुछ कहा नहीं सकता, एक आध क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग डेविसन और जर्मर के प्रयोग का निष्कर्ष पढ़ेंगे। और अब वो भी हट गया, कुछ नहीं है, क्लियर है ना। बस डी ब्रॉगली कल तक जो पढ़े हो वहीं तक। आज हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं फटाफट। देखो बेटा, डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था बेटा, देखो 1924 में एक परिकल्पना आती है बेटा, किसकी, डी ब्रॉगली की। बात समझ में आ रही है? परिकल्पना का मतलब समझ में आ रहा है? ये पूर्व कल्पना कर लेते हैं बिना प्रमाणित के। बात समझ में आ रही है? और कैसे, गणितीय आधार पर बताते हैं कि कोई पार्टिकल है यानी कि कण है, तो उसका तरंग नेचर होगा, यानी उसकी तरंग प्रकृति होगी। और अपना एक समीकरण भी देते हैं उसके तरंग दैर्ध्य से संबंधित, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यही तो होगा, जहाँ p संवेग है यानी उस कण का द्रव्यमान गुणे वेग। ये देते हैं किसके आधार पर बेटा, गणितीय आधार पर। यहाँ तक बात समझ आ रही है? फिर इसको प्रमाणित करने के लिए कि क्या वास्तव में पार्टिकल में वेव नेचर होता है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, इसको प्रमाणित करने के लिए प्रयोग होता है बेटा 3 साल के बाद, 1927 में। अच्छा, 1928 में भी एक प्रयोग होता है, ये अपना स्वतंत्र रूप से करते हैं थॉमसन। बात समझ में आ रही है? इनकी बात नहीं करते, 27 की बात करते हैं। 27 में कौन कौन बेटा, डेविसन एंड जर्मर, दोनों लोग संयुक्त रूप से प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि अगर पार्टिकल में वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। बात समझ में आ रही? और अगर उसमें वेव नेचर है तो उसमें व्यतिकरण विवर्तन होना चाहिए, क्योंकि व्यतिकरण और विवर्तन क्या है बेटा, बोलो, तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है, तरंगों में होता है। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, पुंज के रूप में प्रयोग करेंगे और उसमें व्यतिकरण या विवर्तन होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रॉन से जो बद्ध तरंग थी बेटा, इलेक्ट्रॉन से जो बद्ध तरंग थी और उसकी तरंग दैर्ध्य इन्होंने प्रैक्टिकली निकाला और कितना आया, 1.65 एंगस्ट्रॉम। हाँ, कब, 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन था बेटा उसको 54 वोल्ट पर त्वरित किया गया और उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य इतना आया। ये प्रायोगिक मान है बेटा, प्रायोगिक मान। ये अब हम लोग इनके डी ब्रॉगली परिकल्पना से भी इसकी गणना कर सकते हैं और सैद्धांतिक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया क्या था, चूंकि डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा ई इज इक्वल टू, ई का मतलब समझना बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ में आ रही है? हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, इतना एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही? वैल्यू पुट कर दो तो 12.27 अभी कल की हो ना, अंडर रूट बी, बी क्या है बेटा, विभवांतर, कितने विभवांतर से त्वरित किया गया, तो 54 वोल्ट, तो अंडर रूट 54, इतना एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको सॉल्व करना बेटा, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, 1.66 करके आएगा। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलो कितना है बेटा, 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट 54, 1.669, जिसको हम लोग 1.67 बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो ये लिख दिया गया। अब आप देखिए
ये कौन सा मान है बेटा? सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान किसके परिकल्पना से? डी ब्रॉगली की। कितना था? 1.67। अब प्रैक्टिकल करके कितना निकाला डेविसन जर्मर ने? 1.65। आसपास है कि नहीं है? बहुत ही सन्निकट है। बात समझ में आ रही है? तो उनको ये चीज़ मिला और उन्होंने अपने प्रयोग से इनके परिकल्पना को सत्यापित कर दिया। कहा डी ब्रॉगली की जो परिकल्पना थी वो सत्य थी कि कोई भी पार्टिकल है उससे अगर वो गतिशील है तो हमेशा उससे एक तरंग संबद्ध होता है और उस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो इतना होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है, बाकी ये। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ उन्होंने बताया। तो निष्कर्ष क्या निकला? इनके प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? कण का जो प्रकृति होता है वो तरंग होता है, यानी कि डुअल नेचर उसमें भी होता है। बस यही तो है पूरा प्रयोग। देखो वही चीज़ लिखा गया है कि द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के सत्यापन के लिए सर्वप्रथम डेविसन व जर्मर ने 1927 एडी में प्रयोग किया। अच्छा, इस प्रयोग में 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से बद्ध तरंगदैर्घ्य 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुई। बात समझ में आ रही है? जो डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से बद्ध तरंगदैर्घ्य 1.67 एंगस्ट्रॉम के बहुत समीप है। कैसे निकाला गया मैंने समझा दिया। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि द्रव्य कणों में तरंग का गुण होता है। अगर आया तो लिख देना, बात खत्म। बात समझ में आई? वैसे सिलेबस से बाहर है तो आएगा। चलो भाई। अच्छा, आपको पढ़ने के लिए बोले थे कि फोटॉन के प्रमुख अभिलक्षण आप पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? और नहीं पढ़े हो तो हमारे साथ पढ़ लो, ठीक है ना? तो पहला अभिलक्षण क्या बताया गया बेटा? आपको बताया गया कि कोई भी स्रोत है, उस स्रोत से अगर विकिरण उत्सर्जित होता है तो फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होगा। किसके रूप में बेटा? फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होगा। फोटॉन तो आप जानते हो किसको बोलते हैं? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। उन्होंने क्या बताया क्वांटम सिद्धांत में अपना? कहा कि कोई भी ऊर्जा जो है, कोई भी प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। इन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उत्सर्जित होता है जो सरल रेखा के अनुदिश प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गमन करती है। अच्छा, ये अधिकतम चाल है उसकी, यानी निर्वात। बात समझ में आ रही है? अप्रॉक्सीमेट होता है 2 पॉइंट, एक्यूरेट तो 2.9 करके होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? लेकिन साधारण कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे 3 के एकदम निकट है तो 3 मान लेते हैं, 3 × 10⁸ अच्छा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E = h होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, h क्या है? प्लांक कांस्टेंट पहले से जानते हो, वैल्यू बताओ। बिल्कुल सही, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की। ठीक है। अच्छा, संवेग की बात की जाए तो फोटॉन का संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m, याद रखना ये गतिक द्रव्यमान। अच्छा, आज मैं कॉन्सेप्ट ये भी समझा दूंगा, विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान होता क्या है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये गतिक द्रव्यमान है, असल में फोटॉन अगर विरामावस्था में फोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं, फोटॉन कभी विराम में होता ही नहीं, हमेशा गतिशील होता है। बात समझ में आ रही है? ये भी याद रखिएगा। तो संवेग जो होगा, द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान लेंगे बेटा? फोटॉन का गतिक द्रव्यमान और उसका चाल, इन दोनों का गुणा कराए संवेग होगा। अब चूंकि डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा = h/p होता है, तो p को इधर लाएंगे, लैम्डा को उधर ले जाएंगे, तो p = h/λ। तो p की जगह पर क्या लिख सकते हैं? h/λ भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या होगा? फोटॉन का तरंगदैर्घ्य। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? अच्छा, तीसरा वाला समझना बेटा, जब कोई फोटॉन किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब समझना पारदर्शी माध्यम, क्योंकि फोटॉन किसके साथ होगा? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से ही होकर पार कर पाती, पार जा पाती। बात समझ में आ रही है? ये चीज। तो जब कोई फोटॉन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, वो नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलेगा ना? अच्छा, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य जरूर बदल जाता है।
और तरंग दैर्ध्य बदल जाने से उसका चाल बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जब फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, परंतु तरंग दैर्ध्य बदलने से फोटॉन की चाल बदल जाती है। और चौथा पॉइंट लिखा है बेटा, फोटॉन वैद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी जैसे न्यूट्रॉन होता है, पार्टिकल तो है लेकिन इस पर कोई चार्ज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर फोटॉन को वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये विक्षेपित होगा कि नहीं होगा? अपने स्थान से हटेगा कि नहीं हटेगा? बताओ। बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज है ना। क्यों? अगर कोई चार्ज होता तो वैद्युत क्षेत्र में अगर है बेटा, ध्यान से समझना, किसमें है? वैद्युत क्षेत्र में अगर है, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो इधर प्लस होता और इधर, अब यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस वाला, तो प्लस वाले को प्रतिकर्षित करता है। बात समझ आ रही? और माइनस वाला आकर्षित, यानी उस पर बल लगता है और विक्षेपित होता है इधर उधर। क्लियर है? लेकिन इस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई भी पार्टिकल रख दो, अगर इस पर चार्ज 0 है तो ये विक्षेपित। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्यू आवेश है बेटा, कौन से क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश वाला कोई पार्टिकल है, बी वेग से गतिशील है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे इसका कोण जो है थीटा है, तो इस पार्टिकल पर जो बल लगता था बेटा वो क्यू वी साइन थीटा है, इतना होता है। लेकिन अगर आवेश 0 है तो 0 से गुणा कराओगे पूरा का पूरा 0। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप एक चीज याद रखना कि अगर मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन बनाता है, सपोज करना बनाता है, और उसने कहता है निम्न में से कौन सा कण वैद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और उसमें रख देता है प्रोटॉन रख देता है, फिर अल्फा कण रख देता है, फोटॉन रख देता है, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा बताओगे? फोटॉन। फोटॉन विक्षेपित नहीं। क्लियर है? चलो ये तो समझ में आ गया। और इसका अभिलक्षण ये है बेटा कि फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। इसको अभी हम लोग समझेंगे, ये थोड़ा समझने वाला चीज है, क्यों शून्य होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फोटॉन का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है, जिसे फोटॉन का गतिक द्रव्यमान कहते हैं। फोटॉन में जो द्रव्यमान होता है गति के कारण। मैंने अभी बताया कि फोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं है अगर वो रुका हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो उसके हमेशा हम उसका गतिक द्रव्यमान ही लेंगे, यम। अगर कहीं आप यम लिख रहे हो फोटॉन के लिए मास, तो बोल देना कि यम क्या है? गतिक द्रव्यमान। क्लियर है? अब इस बात को समझते हैं, गतिक द्रव्यमान और ये विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो आइंस्टीन की एक थियरी है बेटा, उनके अनुसार जो गतिक द्रव्यमान m होता है वो m0/√1 - v²/c² होता है। अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा, m जो है ये क्या है बेटा? गतिक द्रव्यमान है। क्या है? अभी सारी चीजें समझाऊंगा, परेशान मत रहे। m0 क्या है बेटा? विराम द्रव्यमान। ध्यान ये देना है आपको, अगर कोई पार्टिकल है जो लगभग प्रकाश की चाल से गतिशील है, यानी उसका जो वेग है वो प्रकाश की चाल के आसपास है, 3×10⁸ मीटर/सेकंड के आसपास, तब उसके गति के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ रही है? और इस समीकरण के अनुसार, क्लियर है? तो फोटॉन प्रकाश की चाल से ही गतिशील होते हैं, c 3×10⁸ मीटर/सेकंड। अब अगर हम लोग उसके अनुसार उसका गतिक द्रव्यमान निकालें, ध्यान से समझना, तो कितना होगा? अगर वो गतिशील है तो उसका गतिक द्रव्यमान कितना होगा? तो फोटॉन के लिए, किसके लिए बेटा? फोटॉन के लिए समझना। एक चीज और समझा दो, फर्स्ट ईयर में एक जगह पर मैंने इसको पढ़ाया है आप लोगों को, और जब आप लोग पढ़े थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, ऐसे लिख लो NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से कौन सा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आप पढ़े होंगे F = m × a। बात समझ में आ रही?
और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे, त्वरण की दिशा में ही बल की दिशा हो, या बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये यूनिवर्सल नहीं है, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया होगा, ये सार्वत्रिक नियम, ध्यान से समझना। सार्वत्रिक नियम नहीं। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर, और G को आप लोग बोलते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बात समझ में आ रही है? वो हमेशा काम करता है, यूनिवर्सल है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। ये तभी तक काम करेगा जब तक m क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यानी कि ये नहीं बदलता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अगर ये स्थिति हुई, यदि जो कण का वेग है वो अप्रॉक्सीमेट प्रकाश की चाल के आसपास हो गया, तब तो उसका द्रव्यमान बदलेगा, तब ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसकी सीमाएं हैं, जब किसी नियम की सीमाएं नहीं होती है बेटा, तब हम उसको सार्वत्रिक नियम बोलते हैं, हमेशा काम करेगा। अगर किसी नियम में कोई प्रतिबंध दिया है कि यहीं तक काम करेगा, बाउंड्री लाइन है, इसके बाद काम नहीं करेगा, तब हम उसको सार्वत्रिक। तो अगर ऐसा हो गया, अच्छा काम क्यों नहीं करता समझना, अगर ऐसा हो गया तो इसका द्रव्यमान बदलेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इसके अनुसार बदलेगा, गतिक द्रव्यमान दूसरा होगा ना। क्लियर है? तो फिर ये नियम काम, बात समझ में आई? तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है बेटा, फोटान है, और फोटान की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के आसपास होती है। तो फोटान के लिए जो वेग होगा इसका, वो c के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? c के बराबर। अब इसमें जरा वैल्यू पुट करना, तब उसका जो गतिक द्रव्यमान होगा m क्या है, गतिक द्रव्यमान ना, m बराबर m0, यहाँ पर ध्यान से समझना, अपॉन √1 - b स्क्वायर की जगह c स्क्वायर, क्योंकि b की जगह क्या लिखोगे, c, तो c स्क्वायर और बटे c स्क्वायर, इससे एक कटेगा 1 बचेगा। और बढ़िया समझना, m0 अपान एक में से एक जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0, और 0 से हम लोग भाग करेंगे अपरिभाषित। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटान का द्रव्यमान है वो अनंत है, गतिक द्रव्यमान क्या है बेटा, अनंत है। और हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली देखें, अब मैथमेटिक्स से हट जाओ थोड़ा सा, है ना, और आके आप आइंस्टीन के अनुसार जो इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया बेटा, इनके अनुसार आप फोटान की थोड़ा ऊर्जा निकालो, फोटान की ऊर्जा E बराबर mc² से कितना आएगा, ऐसी संकल्पना अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है बेटा, जो कि क्या है, समझा रहा हूं, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका एनर्जी क्या हो, अनंत हो, अनंत ऊर्जा का भंडार अपने भीतर लेकर टहले, नहीं हो सकता ना। तो ये तो अर्थपूर्ण है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन सही नहीं है, और इसको सही बनाना है तो एक ही ऑप्शन है, इसको आप 0 मान लो। बात समझ में आ रही है? आप क्या करो, ये इसको क्या करो, विराम द्रव्यमान को ही आप क्या करो, 0 मान लो। कोई डाउट? तो इसीलिए मान लिया जाता है कि जो फोटान का विराम द्रव्यमान है बेटा वो 0 है। क्या है? ये मान लिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फोटान का विराम द्रव्यमान 0 क्यों होता है। वही चीज यहाँ पे समझाया गया बेटा, बस और कुछ। क्लियर?